साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम समास पढ़ रहे थे। समास में हमने दो समासों को पढ़ा था जिसमें अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास पढ़ लिए थे। आज हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। कर्मधारय समास को आज हम पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम समास जो शेष है उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारे समास कंप्लीट हो जाए। तो समास में हमने दो समास पढ़े थे जिसमें हमने विभक्ति तत्पुरुष में भी विभक्तियां भी पढ़ा दी थी कि जो सात दो से लेकर सात तक आठ तक जो विभक्तियां हैं वो मैंने सात विभक्तियां आपको पढ़ाई थी। तो उनमें भी मैंने बता दिया था, सबका एक एक एग्जाम्पल से समझाया था कि आपको ऐसे चीजें समझनी है कि कैसे समास, कैसे उसमें कौन सा विभक्ति प्रयोग की गई है, कौन सा कारक चिन्ह है, तो वो बताया था मैंने। आज हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। तीसरा समास है कर्मधारय। कर्मधारय कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास आज हम पढ़ेंगे। कर्मधारय समास की परिभाषा पहले लिखेंगे और उसमें कर्मधारय समास की परिभाषा से हम ये बात समझेंगे कि कैसे कर्मधारय समास होगा, क्योंकि उसकी परिभाषा से ही ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि कर्मधारय समास कैसे, इसमें कर्मधारय समास होगा। तो कर्मधारय समास की हम परिभाषा पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे कि पहला पद विशेषण। इसमें क्या होना चाहिए कि पहला पद क्या होना चाहिए? पहला पद विशेषण होना चाहिए। पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष, तथा दूसरा पद विशेष। तो दूसरा पद क्या होना चाहिए? विशेष होना चाहिए। तो पहला पद क्या होगा? विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो, अर्थात वो अर्थात जिस समास का पहला पद का पहला पद का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए। पहला पद, जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता दूसरे पद की विशेषता बतलाता है या बतलाता है या बताए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण हो। और जब पहला पद विशेषण होगा तो स्वाभाविक है कि वो दूसरे पद की आपको विशेषता बताएगा। जब पहला पद विशेषण होगा तो वह दूसरे पद की क्या होगा? विशेषता बताएगा। अगर पहला पद आपका विशेषण है तो वो दूसरे पद की क्या करेगा? दूसरे पद की आपको विशेषता बताएगा। तो दूसरे पद की जब वो विशेषता बताएगा तो उसमें कहा भी गया है कि अर्थात जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ये हम उसमें पहचान कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें कर्मधारय समास होगा, किस प्रकार से इसमें कर्मधारय समास होगा। तो अब एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे नील कमल। तो नील कमल तो इसमें कर्मधारय समास है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कर्मधारय समास है? तो सबसे पहले मैं इसको विस्तृत करना होगा। नीला है
जो कमल। अर्थात अर्थात कमल की विशेषता है कि वह कमल है वो क्या है, नीला है। इसलिए उसमें नीला जो शब्द है वो उसकी विशेषता है। किसकी, कमल। तो पहला पद क्या है, विशेषण होना चाहिए। उसमें बोला बोला गया है कि नील, नीला कमल, नील कमल। तो नीला है जो कमल, मतलब कमल कैसा है, नीला। विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमल की। बता कौन रहा है, नीला जो कलर है वो कमल की विशेषता बता रहा है। अर्थात यहाँ पर कर्मधारय समास है। फिर एक और एग्जांपल है इसमें, महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष। तो महापुरुष जो है वो कैसे पता चलेगा इसमें, कैसे, तो पुरुषों में महान, पुरुषों में महान, पुरुषों में महान। तो यहाँ पे क्या है कि पुरुष है, बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन उन पुरुषों में भी जो व्यक्ति महान है वही क्या है, महापुरुष है, वही महापुरुष है। पुरुष तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन पुरुषों में भी जो महान है उसी को महापुरुष कहा गया है। ये व्यक्ति महापुरुष है। तो ऐसे हम समझ लेंगे कि इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास लगभग सेम बैठता है, लेकिन इसमें अर्थात पर बात नहीं जाती है। उसमें बात दूसरे से लेकर तीसरे तक व्यक्ति तक, मतलब कोई दूसरे व्यक्ति पर बात चली जाएगी, एक व्यक्ति तक बात निश्चित नहीं रहेगी। आगे हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, इसका पहला पद विशेषण ही होगा। कर्मधारय समास में पहला पद हरदम विशेषण ही होगा। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। उसका जो पहला पद है वो विशेषण ही होगा, उसमें और कोई चीज पहचान करने के लिए नहीं है। उसमें यही पहचान की जा सकती है कि उसका पहला पद हरदम विशेषण ही होगा। आगे आगे हम लिखेंगे, चौथा समास पढ़ेंगे हम, द्विगु समास, द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास। तो द्विगु समास की हम परिभाषा लिखेंगे। तो द्विगु समास में हम कैसे पहचान करें कि ये द्विगु समास है, तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। मैंने आपको पहले वाला कर्मधारय समास में बताया है कि इसमें अगर अपन को पहचान करनी है तो इसका पहला पद हरदम विशेषण ही आएगा, और इसकी पहचान करने की कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि लगभग बहुब्रीहि समास जैसा ही इसकी व्यवस्था होती है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है, क्योंकि उदाहरण एग्जाम्पल लगभग सेम आते हैं कभी कभी। तो आगे हम लिखेंगे द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद, प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्या, संख्यावाची, संख्यावाची हो, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो लेकिन बात अर्थात पर ना जाए, लेकिन, लेकिन बात अर्थात पर ना जाए, पर ना जाए, ना जाए, ना जाए, या ना जाती हो, या ना जाए, कोई बात ना जाए, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ना जाए उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब इसमें क्या है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो लेकिन बात अर्थात पर न जाए, मतलब मैंने बताया था अभी कि जो द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास का अर्थात में बात ली जाती है। ऐसे ही कर्मधारय में भी कुछ ऐसा ही सेम सेम होता है कि नीला है कमल, अर्थात ऐसा कुछ शब्द चले जाते हैं। तो उन शब्दों के चक्कर में
उन शब्दों के चक्कर में हो सकता है कि आपके तो अर्थात की बात इसमें नहीं होगी। तो अब इसका हम एग्जाम्पल लिखें। जैसे 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 एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा। तो इसको विच्छेद कर देंगे तो चार, इसका विच्छेद होगा, इसको करेंगे चार राह, राहों का समूह। तो इसको बांट दिया कि चौरा मतलब क्या हो गया, चार राहों का समूह। तो जिसको हम चौरा बोल रहे हैं वो क्या है, चार राहों का समूह है, अर्थात वो चौराहा है। मतलब यहाँ बात अर्थात की नहीं है, लेकिन अपन बात कह रहे हैं कि अर्थात मतलब चौरा। तो चार राहों का समूह चौरा, इसको डिवाइड कर दीजिए तो चार प्लस राह, तो ये आपका हो जाएगा चौराहा। तो ये दोनों के मिलाने से जब चौराहा बनेगा तो इसको चार राहों का समूह। तो इसमें कहता है जिस समास का प्रथम पद संख्या, तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। लेकिन बात अर्थात पर नहीं जा रही है, इस बात को कोई कह नहीं सकता कि यह बात तीसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जा रही है, अर्थात यहाँ कोई बात अर्थात की नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, द्विगु समास। एक एग्जांपल और लिखेंगे, त्रिलोक, त्रिलोक। तो त्रिलोक का जब हम बांटेंगे तो तीन लोकों का समूह या तीन, त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समाहार या तीन लोकों का समूह, ये भी लिख सकते हैं समा, बस तीन लोग जिसमें समाये हैं उसी को हम त्रिलोक बोलते हैं। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान शिव को भी त्रिलोकी कहा जाता है। तो तीन लोकों का समाहार जिसमें तीनों लोग समाये हुए हैं, अर्थात उसको हम त्रिलोक बोलेंगे। तो इसमें मैंने हिंट आपको पहले ही दे दी थी कि इसमें बात क्या होगी, इसकी बात अर्थात तक नहीं जाएगी और इसका पहला पद संख्यावाची होगा। द्विगु समास की यही सबसे पहचान करने वाली विशेषता है कि उसमें अगर पहचान करनी है तो इसी प्रकार हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो कैसे इसमें द्विगु समास है। तो पहला पद संख्यावाची है और बात अर्थात की नहीं होगी, इस मतलब बात अर्थात पर नहीं जाएगी। जब बात अर्थात पर नहीं जाएगी तो वो द्विगु समास होगा, और जब बात अर्थात पे जाएगी तो बहुब्रीहि समास होगा। आगे हम इसमें एक समास और है, अभी दो समास और हमको इसमें पढ़ने हैं। तो अगला समास है द्वंद्व। द्वंद्व से आपको समझ में आ रहा होगा जब द्वंद्व की बात हो रही है तो कोई ना कोई उसमें विपरीत बात होगी। द्वंद्व मतलब होता है कि जब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व चलता है तो दो बातों से घिरा होता है कि ये काम करे या ना करे। ऐसे ही द्वंद्व समास में भी जब हम लोग पहचान करेंगे तो दो विपरीत बातें होंगी, दो विपरीत बातें होंगी। तो हम पांचवा नंबर लिखेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास, अब इस द्वंद्व समास की हमको परिभाषा लिखनी है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि द्वंद्व समास की पहचान करने के लिए अपन को क्या करना होगा, वही है कि उसकी संख्या को देखना होगा। जब उसकी संख्या देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें द्वंद्व समास है या इसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो ये पहचान करने की बात है। तो आगे हम इसमें पहचान करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे। और कोई दिक्कत हो तो और भी हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो द्वंद्व समास की अब हमको क्या करना है, परिभाषा लिखनी है। द्वंद्व समास की परिभाषा है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हों, जिस समास के दोनों पद प्रधान
हूँ, दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर प्रधान हो, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग किया जाए, और शब्द का प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया किया जाए, किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब जिस समास के इसमें क्या होगा, इस समास में क्या होगा कि इसके दोनों पद ही प्रधान होंगे, एक पद प्रधान नहीं होगा, इसके दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद अपने आप में मूल होंगे। तो दोनों पद प्रधान हो गए, और इसके बाद जब इनके दोनों पद प्रधान हो गए तो कहीं ना कहीं इसमें एक और शब्द विग्रह करने पर क्या होगा, जब इनका हम अलग अलग द्वारा करेंगे तो इसमें और शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा। इसकी मूल पहचान यही है कि इसमें और शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जिसके और द्वंद्व मतलब मैंने बोला था कि आपस में दोनों शब्द कहीं ना कहीं विपरीत होंगे, तो अधिकतर इसके जो शब्द हैं वो विपरीत होंगे, तो वहां से हम इसकी पहचान कर लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। अब इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे जैसे सबसे मोस्ट यात्रा पर लिखते हैं माता पिता। तो माता पिता है तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें बात मैं पहले ही भी कही गई थी। और जब इनको हम विग्रह करेंगे तो इसको जब हम कहेंगे तो कहेंगे माता और पिता, इसको हम ऐसे कहेंगे। तो विग्रह करने पर क्या हुआ कि और चिन्ह का भी प्रयोग हो गया, और जब इन दोनों में हो गया तो उसके दोनों पद प्रधान है, माता पिता दोनों पद प्रधान है, ये भी है। लेकिन दोनों शब्द विपरीत भी है, एक माता है एक पिता है, तो दोनों शब्द विपरीत भी है, दोनों शब्द प्रधान भी है, और शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ये आप सबको इसकी पहचान करने के लिए है, क्योंकि मैं आपको जितने अच्छे तरीके से आसान तरीके से समझा सकता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा और चीजें क्लियर नहीं की जा सकती। मैंने आपको एकदम हिंट के साथ बताया कैसे उसमें हम पहचान करें। तो पहचान करने के तीन तरीके हो गए इसमें, कि जिस समाज के दोनों पद प्रधान हो, तो माता पिता दोनों पद प्रधान है, विग्रह करने पर और शब्द का भी प्रयोग हुआ है, और ज्यादातर ज्यादातर इसके शब्द कैसे होंगे, विपरीत। तो माता और पिता दोनों अलग अलग हैं, विपरीत हैं, इसलिए इसकी ये पहचान है कि इसको हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, अगर आपको इसमें आसानी से ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल है 25। 25 अब ये तो हो गया आसानी से, लेकिन 25 में कैसे पहचान करेंगे? तो 25 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 25 तो 20, 20 और 5, इसको तोड़ना पड़ेगा। 20 और 5 जोड़ेंगे तो आपके 25 हो गए, और जब इनको अलग अलग करेंगे तो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पद प्रधान नहीं है दोनों, क्योंकि ये दोनों पद प्रधान थे, यहाँ नहीं है, यहाँ क्योंकि एक ही पद है, इसलिए अपन को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो और शब्द का भी प्रयोग हो गया, और दोनों शब्द विपरीत हो गए, एक संख्या 20 है और एक संख्या 5 है, इसलिए यहाँ पर इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ जो हमने किया उसको जब अलग अलग किया तो हम इसका पहचान कर गए कि कैसे इसमें द्वंद्व समास होगा। दोनों शब्द विपरीत भी है, साथ ही साथ ये दोनों पदों के बीच में और शब्द का भी प्रयोग किया गया है। एक आध दो एग्जाम्पल आप चाहो तो और लिख सकते हैं, अगर हम देख लेते हैं, जैसे जैसे रात दिन, पाप पुण्य, तो ये सारे ऐसे शब्द हैं, पाप और पुण्य,
तो पाप, पाप पुण्य, पाप पुण्य दोनों पद प्रधान हैं, और इनको करेंगे तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये भी इसमें लिख सकते हैं। और अगला लास्ट समास है जो हमारा, वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, तो हमें बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखनी है और फिर उस परिभाषा से हम उसके बात करेंगे। तो मैंने इसमें आपको 3 हिंट है, मतलब 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं पहचान करने की, कि एक तो दोनों पद प्रधान होंगे, दूसरा विग्रह करने पर और शब्द का भी प्रयोग होगा, और ज्यादातर इसके शब्द, अधिकतर इसके शब्द कैसे होंगे, विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आगे हम लिखेंगे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अब हम बहुब्रीहि समास की परिभाषा जानेंगे। अभी तक आपको समास समझ में आए हो तो क्लास को लाइक से जरूर करें। अगर कोई समस्या है, कोई पूछने है, तो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई सर, इसको एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं कई बार ये बात बोल भी चुका हूँ कि आपको कोई भी चीज पूछनी है तो मैं उसको दोबारा कभी भी एक क्लास बना के समझा सकता हूँ, चाहे इतनी क्लास अभी तक हुई है उन सब में कहीं से कुछ भी पूछना हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बहुब्रीहि समास की परिभाषा देखेंगे। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, किसी अन्य पद के, किसी अन्य पद के संज्ञा, किसी अन्य पद के संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण, विशेषण का कार्य हो, संज्ञा विशेषण का कार्य हो, विशेषण का कार्य हो, तो वहां क्या होगा, वहां पर उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे, उसे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये हमें इसकी पहचान है। और मोस्ट इसमें इम्पोर्टेंट पहचान है कि इसकी जो भी बात होगी वो दूसरे बात व्यक्ति पर चली जाएगी, मात्र अर्थात पर जाएगी। इसकी एक मूल पहचान ये भी है कि इसकी ज्यादातर बात, जिसकी ज्यादातर बात किस पर जाएगी, इसकी ज्यादातर बात अर्थात पर जाएगी। और इसमें ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो एक व्यक्ति से स्टार्टिंग से कह सकते हैं कि जो अलग व्यक्ति की पहचान कराएंगे, तो ये हम उसमें समझ सकते हैं, मतलब बात अर्थात पर जाएगी। जैसे इसमें कहा जाए कि दशानन, तो 10 सिर है अर्थात जिसके रावण, क्योंकि उसी के 10 सिर थे। हालांकि हो सकते किसी और के भी हो, लेकिन वो दशानन जो शब्द प्रयोग है वो रावण के लिए अर्थात की बात है, कि बात अर्थात पर है, और अर्थात में प्रयोग करने पर ज्यादातर नाम रावण का ही आता है, इसलिए इसको दशानन कहेंगे। ऐसे ही गजानन, तो गज, जिसका गज का आनंद है अर्थात गणेश भगवान, तो जिसका आनंद, जिसका शरीर गज के समान है या गज का है, उसी को हम गजानन कहते हैं। ऐसे शब्द जहाँ अर्थात शब्द का प्रयोग हो जाएगा वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अब इसका हम प्रयोग करें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखें। जैसे मैंने बोला था दशानन, दशानन, तो अर्थात, अर्थात दशानन अर्थात, या पूरा इसको लिखें, लिखें जिसके 10, जिसके 10 सिर हैं अर्थात, अर्थात रावण, अर्थात रावण, तो जिसके 10 सिर हैं
अर्थात रावण। बात कहाँ आ गई? बात अर्थात पर आ गई। और जब बात अर्थात पर आ गई तो बात क्या हुई? एक व्यक्ति से नहीं रह सकती, यह बात किसी दूसरे व्यक्ति पर जा रही है। अर्थात ये अर्थात की बात है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। एक है लंबोदर। लंबोदर, तो लंबोदर लंबा है उदर जिसका, या उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश। जिनका उदर लंबा है वो कौन है? गणेश। तो बात यहां भी गई है कि बात किस पर गई है? बात अर्थात पर गई है। अर्थात मतलब किसी और व्यक्ति के बारे में जब ये बात कही जा रही है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है? यहाँ पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब एक है जलज। इसमें क्या है? बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं, जलज। इसको गलती ये होती है कि इसको ज्यादातर लोग कर्मधारय समास में लिख लेते हैं, या कर्मधारय समास में इसको पढ़ लेते हैं। तो जलज, तो इसका जो जब विग्रह करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। जल में क्या होता है? जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। तो जो जल में उत्पन्न हो रहा है उसी को जलज कहते हैं। कमल को, अब कमल का जब आप यहाँ लिख देंगे, जब कमल को यहाँ लिख देंगे तो उसको जरूर नहीं है कि वो बहुव्रीहि होगा, क्योंकि आप कमल का बोले कि कमल जल में उत्पन्न होता है अर्थात जलज, ये नहीं हो सकता। जलज मतलब जलज में बहुव्रीहि समास हो सकता है, लेकिन कमल में आप बोलेंगे बहुव्रीहि समास को तो नहीं होगा। इसलिए अलग अलग बात है। इसलिए जलज शब्द आएगा तो वहां पर आप बोलेंगे जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। लेकिन कमल को अगर यहाँ लिख के बोलेंगे कि जल में उत्पन्न होता था जलज, ये नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इसमें कमल में बहुव्रीहि समास नहीं होगा, लेकिन जलज शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। इसलिए मैं एक उदाहरण और है, इसका और समझ लें। सड़ानन। सड़ानन सड़ानन सड़ानन। तो सड़ानन किसको बोला जाता है? अर्थात कार्तिकेय को। तो अर्थात कौन है? कार्तिकेय। सड़ानन, जिनके सात वो सात जिनके सात मुंह हैं, अर्थात कार्तिकेय, तो उनको बोला जाता है सड़ानन। तो ये भी आप इसमें समझ सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो ये सकते हैं। तो इतने एग्जाम्पल हमने आपको समझाए, और इसमें कही गई बात है कि इसमें ज्यादातर जो बात है वो किस पर जाएगी? बात अर्थात पर चली जाएगी। ये इसकी पहचान है। तो अब हम पहले जो समास हमने पढ़ा था उससे लेकर 6 समासों की हम आपको एक ट्रिक है जिसे हम समझाते चल रहे हैं, आपको समझना है। पहला समास था अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव का एक उदाहरण था यथाशक्ति, या प्रतिदिन, या दिन दिन। तो प्रतिदिन को दिन दिन। तो यहाँ बात ऐसी थी कि कोई भी काम ऐसा लगेगा, भर पेट, ऐसे उदाहरण दिए थे जिसमें कहा गया कि कोई भी काम ऐसा लग रहा है जैसे लगातार चालू है। ये बात समझनी है। तो उसमें ऐसा काम लगे कि काम में बीच में कोई रुकावट नहीं है, काम लगातार चल रहा है, इसका मतलब वहां अव्ययी भाव समास है। दूसरा था दूसरा था आपका तत्पुरुष। तो इसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग किया गया था। तो उन विभक्तियों के आधार पर हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष है। इसके बाद जो हमने कर्मधारय समास पढ़ा था, और कर्मधारय समास में क्या है? कर्मधारय समास में ज्यादातर पहला पद विशेषण होगा। तो पहला पद दूसरे पद की क्या होता है? यहाँ पे विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की क्या करता है? विशेषता बताता है। जब वो उसकी विशेषता बताएगा तो ज्यादातर पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। इसके बाद हमने आगे पढ़ा था द्विगु समास, तो जिसमें
प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या होगा? हरदम संख्यावाची होगा। ये इसकी पहचान है। संख्यावाची है अगर पहला पद, तो वहां पर हरदम द्विगु समास ही होगा। द्वंद्व समास, जिसमें और शब्द का भी प्रयोग होगा और ज्यादातर दोनों शब्द एक दूसरे के, दोनों पद एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। दोनों की कोई मेल नहीं होगा, दोनों से मेल होंगे मतलब विपरीत होंगे। और लास्ट समाज जो हमने पढ़ा था बहुब्रीहि, उसमें एक पहचान है कि इसकी बात एक व्यक्ति से शुरू होकर दूसरे व्यक्ति, या मतलब वो बात अर्थात पर जाएगी, मतलब किसी और वाले व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी। वहां पर ये क्या होगा आपका? अर्थात पर जब बात चली जाएगी तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। तो साथियों, आज की क्लास आप सबके बीच मैंने करी है, जिसमें आप सब देख सकते हैं कि समाज को मैंने बहुत अच्छे से और एकदम मतलब दो क्लासों में इसको इसलिए विभाजित किया कि आपको अच्छे से समझ सके। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप एग्जाम्पल कमेंट्स में डाल के भी पूछ सकते हैं सर इसका क्या होगा। ज्यादातर आप कोशिश करिए कि मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ आपके बीच, तो आपको भी लगता होगा कि कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी एक प्लानिंग है कि क्वेश्चन भी कराइए। हालांकि मैं पोस्ट में आपको क्वेश्चन डालता हूँ, वो क्वेश्चन भी आप सब लगा सकते हैं और उन क्वेश्चन से भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई बुक अवेलेबल है, कुछ भी है, तो वहां से भी अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाकर भी इन सारी परिभाषाओं से चेक कर सकते हैं कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। और कोई भी चीज है, एग्जाम्पल अगर कहीं गलत है, कोई बताया गया है, तो इस परिभाषा से मैच करके भी देख सकते हैं। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट में। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें सभी के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोलें। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।